जय हिंद। देखिएगा आज हम लोग देखेंगे इस वाला क्लास में वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिएगा इससे पिछले वाले क्लास में आप लोग जाएंगे ना तो मिलेगा वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए ये चैप्टर समाप्त होने वाला है, एक हेडिंग इसके बाद और बचा है और ये आप लोग का चैप्टर जो हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम या वैद्युत या जिसे क्षेत्र बोलते हैं वैद्युत आवेश या कूलाम का नियम मिलेगा आप लोग का। किसी किसी किताब में दूसरा लिखा रहता है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। ठीक, तो ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक ना। तो देखिए आप इसका पूरा चाहते हैं, इसका थ्योरी व्योरी चाहते हैं पूरा, तो इसके पिछले वाले क्लास में आप लोग देखेंगे तो मिल जाएगा। ठीक ना। तो इसको हम लोग चालू करते हैं। देखिए ये वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा दिया गया आप लोग का। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है फिर पढ़ेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर, ये निरक्षीय रेखा क्या होता है, पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय रेखा पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगा। ठीक ना, आपके हेडिंग में यही मिलेगा। देखिएगा ये क्या होता है इसको हम लोग समझ जाते हैं। मान लीजिए कि जानिए समझिए हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है, पहले आप लोग को समझाया जा रहा है। देखिएगा ये वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक, तो निरक्षीय रेखा मतलब इसको जो लंबार्धक रेखा करेगी वही होता है इसका निरक्षीय रेखा, यानी कि इसे लंबार्धक करने वाली हमारा ये रेखा हो गया। ठीक, तो ये हो गया निरक्षीय रेखा या इसे बोलेंगे लंबार्धक रेखा पर, यानी इसी के किसी बिंदु पर आप लोग को क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लंबार्धक रेखा या निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ठीक ना, इसका मतलब समझ में आ गया कि निरक्षीय रेखा क्या होता है। देखिएगा तो लंबार्धक रेखा आप लोग समझ गए, ऐसी के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। हम लोग आगे चलते हैं। ठीक ना, इसको समझिएगा आप लोग। देखिएगा मान लेते कि माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। माना ए बी का एक वैद्युत द्विध्रुव है जो वायु या निर्वात में स्थित है। याद रखिएगा जो वायु या निर्वात में का है स्थित है। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो वायु या निर्वात में स्थित है। ठीक, इसके लंबार्धक रेखा या निरक्षीय रेखा पर इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। देखिएगा ये क्या हो गया, इसका लंबार्धक रेखा हो गया, तो यह निरक्षीय रेखा हो गया। यही जो लंबार्धक जो इससे बराबर दो भागों में जो रेखा बांटेगी वही हमारी निरक्षीय रेखा हो जाएगा या लंबार्धक रेखा। तो इसी के बिंदु पर हमें ज्ञात करना है। मान लीजिए कि इसके निरक्षीय रेखा पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। आज समझ में आता है आप लोग को। देखिएगा आप लोग पढ़े होंगे कि इसके बीच की दूरी क्या होती है, 2L। ये कितने दूरी पर स्थित होते हैं, तो 2L दूरी पर। तो बताइए ये मध्य बिंदु होते हैं, ये कितना हो जाएगा, L हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। ठीक ना। तो ये हमारा L, ये भी L। ठीक ना। अब देखिएगा अच्छा किसी भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पहले ज्ञात करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए। देखिए एक आवेश तो ये है, तो इसके कारण बिंदु P पर निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, और एक आवेश ये है -Q, तो इसके कारण भी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। यानी दो आवेश हैं तो दोनों आवेशों के कारण क्या निकलेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और दोनों आवेश से दूरी पता होना चाहिए तब भी हम निकाल पाएंगे, अन्यथा नहीं निकाल पाएंगे। याद रखिएगा। देखिएगा इस आवेश के कारण यहाँ पे निकालेंगे, एक आवेश है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक आवेश ये है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो आवेश हो गए तो दोनों के कारण हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। और दोनों से हमें दूरी पता होना चाहिए, मतलब इस आवेश से भी दूरी और इस आवेश से भी दूरी पता होना चाहिए। अब ये डिपेंड करेगा कि कैसे है, मतलब दो एक दूसरे के विपरीत है, एक दिशा में है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब भी हम लोग निकालेंगे क्योंकि एक ये सदिश राशि है। ठीक ना। तो अब देखिएगा हम माने कि देखिए इतना तक लिखेंगे क्या कि माना
ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो वायु या निर्वात में स्थित है। देखिएगा क्या लिखेंगे कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो वायु या निर्वात में स्थित है। इसके लंबार्धक रेखा पर या निरक्षी रेखा पर इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु P है। क्या है? मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना लिखेंगे आप लोग। देखिएगा अगर इसको हम लोग मिला दें, देखिएगा इसका हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। ये किया हमारा मिला, ठीक। अब बताइए इसको हम लोगों ने मिला दिया तो बताइए कि माइनस क्यू आवेश है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो किधर होगी? बताइए। देखिए इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी? तो ऋण आवेश की ओर। हम लोग पढ़े कि ऋण आवेश की ओर होता है, ठीक ना। तो ऋण आवेश की ओर। तो ये हमारा हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये पहला आवेश है तो मान लेते हैं इसे क्या है? E1 है, ठीक। अब देखिएगा इस आवेश को मिला देते हैं हम लोग यहाँ से। देखिएगा अब बताइए ये धन आवेश है, यहाँ पे धन आवेश लिखा गया है, ठीक। ये धन आवेश है, यहाँ पे दिख रहा होगा। तो देखिए ये धन आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी? तो धन आवेश से कितना होता है? दूर होता है। तो धन आवेश से दूर, ये क्या हो गया हमारा? E2। क्या हो गया? E2। तो देखिएगा अच्छा देखिए इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। ये धन आवेश से दूर, इस बिंदु पर धन आवेश से दूर क्योंकि धन आवेश से दूर होता है, और ये ऋण आवेश की ओर क्योंकि ऋण आवेश की ओर होता है, ठीक ना। अच्छा हमें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग दिखा दिए कि इसके कारण E1 है, इसके कारण E2 है। तो देखिए इससे इसकी दूरी भी पता होना चाहिए, इससे भी इसकी दूरी पता होनी चाहिए। हाँ समझ में। देखिए अगर हम मान लें कि यहाँ पे थीटा कोण है, याद रखिएगा ये इसको हम मानते हैं थीटा कोण, अब यहाँ पे इसे बना दे रहा है थीटा कोण, ठीक ना। देखिएगा इस त्रिभुज में देखा जाए OPB में एक समकोण त्रिभुज बन रहा है क्योंकि यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है, ये थीटा कोण, ठीक ना। तो देखिएगा इसको दूरी हमको ज्ञात करना है, यानी PB हमें ज्ञात करना है। PB की लंबाई या दूरी हमें चाहिए क्योंकि इस आवेश के कारण ही तो हम लोग बिंदु P पर निकालने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस आवेश से इसकी दूरी हमें पता होना चाहिए, यानी ये दूरी पता होना चाहिए। तो ये दूरी हमें पता नहीं है, तो इस दूरी को निकालने के लिए हम रफ कार्य में कुछ कर दें, उसको समझिएगा आप लोग। तो देखिएगा तो ये कैसे निकलेगा? BP या PB, तो आप समकोण त्रिभुज पढ़े होंगे, समकोण त्रिभुज बना देते हैं। इसको मान लीजिए क्या हो गया? OPB। तो देखिए ये क्या है? यल है, तो यल बना लीजिए। ये कितना है? R है, तो R हो गया। तो ये कड़ है, तो कड़ कैसे निकालते हैं? PB बराबर अंडर रूट में OB का वर्ग प्लस OP का वर्ग, अर्थात अंडर रूट में हमारा जो आएगा, अंडर रूट में टक 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 देखिएगा OB कितना है? यल, तो यल का स्क्वायर प्लस OP कितना है? R, तो R का स्क्वायर। तो हमें क्या मिला? PB मिल गया। PB कितना मिला? अंडर रूट में यल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो देखिए ये जितना दूरी होगा ना वो भी उतना ही दूरी होगा। क्यों? क्योंकि ये भी समकोण त्रिभुज है OPA, चाहे OAP, इसकी लंबाई ये है, इसकी लंबाई यल है, R यल। तो ये निकालेंगे तो वही आएगा ना। देख लीजिए रफ कार्य में निकाल रहे हैं तो यानी कि ये हमें दूरी मिल जाएगा का यल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक ना। तो
तो ये भी दूरी कितना होगा, तो उतना ही होगा, ठीक ना। देखिएगा, देखिए क्या है कि बर्फ़ वाला बेच रहा था ना, तो उसको पोएं पोएं बजा रहा था। तो देखिएगा, अब देखिए इसमें अब ये जो इसका लंबा, ये भी हमें पता हो गया, यहाँ से इसकी दूरी कितना है, अंडर रूट में यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस आवेश से भी इसकी दूरी हमें पता हो गया, अंडर रूट में यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये कैसे निकला है आप लोग को समझ में आ गया ना। तो इसको भी जब ऐसे बनाएंगे ना, त्रिभुज ए ओ पी में, तो ऐसे बनाएंगे तो ये भी, इसकी भी दूरी उतना ही निकलेगा जितना कि ये दूरी है, ठीक ना। ये समझ में आ गया आप लोग को। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। देखिए, अच्छा हम लोग क्या कर लिए, देखिए इस आवेश से इस बिंदु P की दूरी हमें पता हो गया कितना, तो अंडर रूट में यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हम लोग निकाल सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर, क्योंकि आप लोग को बताया गया है कि धन आवेश के कारण बिंदु P पर निकालना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस आवेश से जिस बिंदु पर निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमें दूरी पता होनी चाहिए। तो निकालते हैं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, फिर क्या Q/r स्क्वायर। तो दूरी पता रहेगा तब भी। तो देखिए, तो ये आवेश तो था, लेकिन यहाँ से हम लोग को क्या था कि दूरी पता नहीं था, तो दूरी हम लोग निकाले हैं। यहाँ से भी दूरी पता नहीं था, तो दूरी हम लोग निकाल लिए। तो इतना समझ में आ गया, दूरी निकल गया, तो अब हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। लेकिन एक के बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएँ हो गई ना, क्या हो गई, दो हो गए। इस बिंदु पर देखिए, एगो इधर जा रहा है, एगो इधर आ रहा है। और देखिए, चूंकि ये दोनों सदिश राशि है, तो इसको तो हम तुरंत ऐसे बीजगणितीय योग पर, बीजगणितीय नियम पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ घटाना नहीं कर सकते हैं। तो इसका क्या कर लेंगे, देखिए ये सदिश राशि है, तो इसका जोड़ घटाना कैसे होता है, वेक्टर वियोजन पर, यानी एक के दिशा में रहेगा तो हम लोग जोड़ लेंगे, विपरीत दिशा में रहेगा तो क्या करेंगे, हम लोग घटा लेंगे। परिणामी यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे या सदिशों का जोड़ घटाना निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, या तो देखिए अगर विपरीत दिशा में एक दूसरे के तो घटा लेंगे, एक के दिशा में तो जोड़ लेंगे। तो देखिए ना, तो इसका कोई दिशा पता नहीं है कि किधर किधर है, एगो ना तो पता ही चल रहा है कि विपरीत दिशा में कि एक के दिशा में। बताइए, तो ये बताइए, एक के दिशा में क्या विपरीत दिशा में, ना सही से विपरीत दिशा में, ना सही से एक के दिशा में। तो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर वियोजन करके हम लोग क्या कर लेंगे, इनको एक दिशा में या विपरीत दिशा में जैसे आएगा वैसे हम लोग कर लेंगे, ठीक ना। तो देखिएगा, और देखिए वेक्टर वियोजन जब भी किया जाता है, तो देखिए मान लीजिए कि एक हमारा ये है बॉल यप, इसका वेक्टर वियोजन करेंगे तो इसके टेल से दो परस्पर लंबवत अक्ष खींचे जाता है। तो अक्ष खींचेंगे हम लोग, एक ये अक्ष खींच दिए, एक ये अक्ष। तो ये जो अक्ष है और ये अक्ष एक दूसरे के लंबवत होना चाहिए। मान लीजिए कि थीटा कोण बना रहा है, ठीक, इस अक्ष के साथ ये यफ जो है थीटा कोण बना रहा है। तो देखिएगा, और बनाने के बाद इसके हेड से क्या कर लेते हैं हम लोग, लंब डाल लेते हैं। जिस सदिश को वियोजित करते हैं उसके एक टेल से दो लंबवत परस्पर अक्ष खींच देते हैं। तो एक अक्ष इसके हेड से इन पर क्या कर देते हैं, लंब डाल देते हैं। लंब डाल दिए, एक ये और एक ये, दोनों अक्षों पर लंब डाल दिया जाता है। मान लीजिए कि इस अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो क्या हो जाएगा, काश थीटा, जिसके साथ थीटा कोण बनाता है वो काश थीटा। तो ये वाला और ये वाला, यानी कि क्या हो जाएगा, यफ है ना, तो यफ काश थीटा। और ये जो है ये वाला यानी कि ऊर्ध्वाधर वाला, यानी इस अक्ष के साथ हमारा कोण नहीं बना है, तो अर्थात ये क्या हो जाएगा, यफ साइन थीटा। तो अब देखिए, अब हमारा इससे मतलब नहीं रहेगा, अब का मतलब रहेगा यफ काश थीटा है, यफ साइन थीटा, ठीक। तो अब देखिए इसी तरह इसको जो हम लोग वियोजित करेंगे, तो एक ये है, तो इसके क्या करेंगे हम लोग, अक्ष खींच देंगे। देखिएगा, एक अक्ष ये खींच दिए और इसी अक्ष के लंबवत हम लोग एक अक्ष ये खींच दिए, ठीक। E2 को खींचे हैं, तो E2 के हेड से हम लोग क्या करेंगे, इन अक्षों पर लंब डाल देंगे। तो ये लंब डाल दिए, कक्षा 11 में पढ़ाया गया होगा आप लोग को। फिर इस पे ये लंब डाल दीजिए, ठीक। देखिए ये थीटा कोण है, तो ये भी कोण कितना होगा, थीटा ही होगा। क्यों, संगत कोण से। कैसे होगा, संगत कोण से, ठीक। ये थीटा है, ठीक, ये थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा। तो देखिए एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर रेखा हो जाएगी, थोड़ा इसे पीछे बढ़ा लेंगे तो, ठीक। ऐसे ये तिर्यक रेखा काट रही है, तिर्यक रेखा, तो ये थीटा, तो ये भी कितना, थीटा कोण ही हो जाएगा। देखिएगा, तो ये आया समझ में। तो देखिए ये थीटा कोण बन रहा है, तो इस अक्ष के साथ
कौन सा हो जाएगा, E2 cos थीटा, क्योंकि हम लोग E2 को वियोजित किए हैं तो जिस अक्ष के साथ ये कोण बनाता है उसे हम लोग काश में मान लेते हैं। अब या पूरा एक नियम है, पूरा इसको लंब कोण बना के निकालेंगे ना तो ये वाला निकलेगा E2 cos थीटा, और ये वाला जो निकलेगा यानी जिस अक्ष के साथ नहीं थीटा लगा है वो क्या हो जाएगा, E2 sin थीटा, E2 sin थीटा, ठीक ना। अब देखिए इसको भी हम लोग वियोजित करेंगे तो देखिए इसके भी टेल से परस्पर दो लंबवत अक्ष खींचेंगे तो देखिए एक अक्ष ये खींच दिए तो इस अक्ष के साथ एक अक्ष इसी पे फिर खींच दीजिए। देखिए एक अक्ष ये हो गया हमारा, ठीक, और एक अक्ष ये हो गया। तो ये अक्ष और ये अक्ष एक दूसरे के लंबवत है, ठीक। इसके हेड से क्या करिए, लंब डाल दीजिए इन अक्षों पर, तो लंब डाल दिए, ठीक ना। अब देखिए अच्छा देखिए ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, कैसे, तो एकांतर कोण से, देखिए एकांतर कोण से ये थीटा है, ठीक, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा, एकांतर कोण से। और ये कैसे हुआ था, संगत कोण से, है समझ में, ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा, कैसे, एकांतर कोण से। अब देखिएगा तो बताइए इस अक्ष के साथ थीटा लगा हुआ है और इस अक्ष के साथ थीटा नहीं लगा हुआ है, तो E1 को हम लोग वियोजित किए हैं, E1 को ना, तो E1 को वियोजित किए हैं तो इस अक्ष के साथ थीटा लगा है तो क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा, क्या हो गया, E1 cos थीटा, और इस अक्ष के साथ थीटा नहीं लगा है तो क्या हो जाएगा, E1 sin थीटा, है समझ में। तो देखिए ये एक दूसरे के विपरीत हैं, परिमाण में बराबर होते हैं, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। और देखिए E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक के दिशा में तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, अर्थात E2 cos थीटा और E1 cos थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, यानी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इधर है वो इधर है, एक दूसरे को ख़त्म कर लिया तो बचा का हमारा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। देखिए समझिए इसके कारण क्या था, E2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके कारण क्या था, E1 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इन्हें हम लोग दो घटकों में वियोजित किए हैं तो एगो देखिए इसको जब वियोजित किए तो ये मिला एगो ये मिला है, ठीक, दो मिला, इसको भी वियोजित किए तो एक ये मिला एगो ये मिला, दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं मिल गई, ठीक। तो हाई वाला और हाई वाला एक दूसरे को क्या कर लेगा, निरस्त कर लेगा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है ये नीचे की तरफ विपरीत दिशा में है, तो घटा कर निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या कर लेगा, एक दूसरे को काट देगा, यानी कि नष्ट कर लेगा, निरस्त कर लेगा, तो इनका काम खत्म। तो इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए इससे भी कहता, इससे भी नहीं लेना देना है, अब ना तो इससे लेना देना है, ना तो अब इससे लेना देना है, ना तो इससे लेना देना है, अब किससे मतलब है, तो ये E1 cos थीटा E2 cos थीटा। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकला E1 cos थीटा E2 cos थीटा बिंदु P पर, ये एक के दिशा में तो जोड़ लेंगे हम लोग, ठीक ना। देखिए इसको अब हम लोग लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे कैसे, अब निगमन आपका खत्म होने वाला है, देखिए लिखेंगे कैसे, आप लोग फिर से वीडियो को पीछे पीछे करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो देखिएगा। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो वायु या निर्वात में स्थित है। देखिए इसके लंबार्धक रेखा पर इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। देखिएगा -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, ठीक। देखिए -Q से बिंदु P की दूरी और +Q आवेश से बिंदु P की दूरी दोनों की क्या होगा, √L² + R², ठीक, √L² + R², दोनों से क्या है, दूरी समान है, ठीक। अब देखिएगा इन E1 और E2 को दो घटकों में वियोजित करने पर E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, क्योंकि एक दूसरे से विपरीत दिशा में है। देखिए E1 cos थीटा और E2 cos थीटा जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों एक ही दिशा में, ठीक ना। तो इसे हम लिख देते हैं, फिर आप लोग लिख लीजिएगा। देखिएगा हम लिखते नहीं हैं, देखिए हम बोलते जाते हैं, आप लोग इस वीडियो को रोक रोक कर लिख लीजिएगा। देखिएगा जैसे हम लिखेंगे कि माना, लिखिए
आप कलम कापी उठा के लिख सकते हैं। देखिए लिखेंगे, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। लिखिए, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक, जो वायु या निर्वात में स्थित है, जो वायु या निर्वात में स्थित है। इसके निरक्षी रेखा पर, इसके निरक्षी रेखा पर इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, E2 है। दोनों आवेशों से बिंदु P की दूरी, लिखते रहेंगे, वीडियो रोक रोक कर आप लोग लिख लीजिएगा। दोनों आवेशों से बिंदु P की दूरी अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, या पहले L स्क्वायर लिख लीजिए, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है। दोनों आवेशों से बिंदु P की दूरी क्या हो गया, अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है, ठीक। देखिएगा, E1 और E2 को दो घटकों में वियोजित करने पर, E1 और E2 को दो घटकों में वियोजित करने पर, आप लिखते रहिएगा, E1 और E2 को दो घटकों में वियोजित करने पर E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में है। लिखते जाइएगा, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को नष्ट कर देंगे, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। परंतु E1 cos थीटा और E2 cos थीटा जुड़ जाएंगे, क्योंकि एक ही दिशा में है, ठीक ना। तो ये आप लोग लिखने के बाद अब देखिएगा, यहाँ पे बिंदु P पर अब लिखेंगे, इतना लिखने के बाद E1 cos थीटा और E2 cos थीटा जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। इतना लिखने के बाद लिखेंगे, बिंदु P पर, बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता तो लिखेंगे E बराबर E1 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्योंकि E1 और E2 cos थीटा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक ना। तब देखिएगा, E बराबर cos थीटा कामन है, या रहने दीजिए वहीं पे। तो E के कारण देखिए, इस आवेश के कारण E1 किसके कारण है, माइनस Q, तो इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि एक आवेश है, एक आवेश से बिंदु P की दूरी हमें पता है, तो वहाँ पे होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में R स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो देखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q माइनस Q, तो माइनस नहीं रखेंगे, उसका परिमाण रखेंगे, तो Q बटे में दूरी, यहाँ से इसकी दूरी कितना है, माइनस Q से बिंदु P की दूरी अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है, तो लिखेंगे अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, फिर इसका कर देंगे वर्ग, और cos थीटा है तो cos थीटा प्लस E2 किसके कारण है, ये धन आवेश के कारण है, तो यहाँ से भी इसकी दूरी सेम है, तो फिर लिखेंगे 1 बटा में इसी सूत्र का प्रयोग करके 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे में दूरी कितना है, तो अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का वर्ग, और cos थीटा है तो cos थीटा। ये समझ में आया होगा आप लोग को। देखिएगा, ये एक पद दो पद दोनों सेम है। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो क्या कर लेंगे, उसको जोड़ लेंगे हम लोग। देखिएगा, जोड़ेंगे हम लोग, तो E बराबर
दो ठे हो जाएगा। दो होने का मतलब कि दो का यहाँ गुणा हो जाएगा। इसको लिख लीजिए या इसको लिख लीजिए, बात एक के है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे में, देखिएगा इसका वर्ग करेंगे ना तो एक कड़ी हट जाएगा, तो कुल मिला के यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिएगा इसका जब हम लोग वर्ग करेंगे ना तो कड़ी का हो जाएगा, हट जाएगा, और ये यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बच जाएगा। या इस वाले को लिखिए या इस वाले को लिखिए, दो का इसमें हम लोग गुणा कर दिए, क्योंकि जोड़ेंगे दोनों को क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। ई वाला लिख लीजिए, चाहे ई वाला लिख लीजिए। अब कहीं कड़ी का आ गया तो कड़िया वर्ग कर दिए तो कड़ी हट गया। काश थीटा, काश थीटा को हम लोग को हटाना है। तो देखिए काश थीटा को हटाएंगे ना तो देखिए काश थीटा बराबर होता क्या है, आप लोग त्रिकोणमितीय अनुपात में पढ़े होंगे, लाल बटा में कक्का से ये किसका होता है, काश का होता है। तो काश थीटा बराबर आधार, तो बताइए त्रिभुज ए ओ पी में आधार का है, यल है, और कर्ण कौन है, ये है, क्योंकि 90 के सामने की भुजा कर्ण और थीटा के सामने की भुजा लंब, तो जो बच गया आधार, तो आधार ये है। आधार का मिलेगा ए ओ बटे में ए पी कर्ण हो गया, ए पी कर्ण, तो ए ओ कितना हो गया, यल, और ए पी कितना हो गया, अंडर रूट में यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट में। अंडर रूट का मतलब क्या है, 1/2, इस पे घात हो जाएगा। यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 घात, ठीक ना। तो देखिएगा तो ई बराबर 2 इंटू 1/2 से 2 काटिएगा मत, 4 पाई एप्सिलॉन 0, 2 को हम यहीं पे ला लेते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 क्यू, अब बटे में यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, काश थीटा को हटाएंगे तो क्या मिलेगा, यल बटे में यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे घाते कितना है, 1/2 घात। दिख रहा है यहाँ तक, हाँ दिख रहा है। अब देखिए यहाँ तक समझ में आएगा आप लोगों को। देखिए इसका जब हम लोग गुणा करेंगे ना, इसका इसमें गुणा करेंगे तो देखिए इसका 1 घात है, इस वाला और ये सेम दिख रहा है, तो इसका 1/2 घात है, और इसका 1 घात होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तो इसका कितना होगा, 1 घात। तो घातों को जोड़ लेते हैं, जब आधार सेम हो तो घात को हम लोग जोड़ लेंगे। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, देखिए 2 को यहाँ यल 2 को लगा देते हैं यहाँ पे, क्यू गुणे 2l बटे में, इसको हम लोग जब हल करेंगे देखिएगा, यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे 1/2 घात है ना, तो इसका 1 घात, तो 1 प्लस 1/2 घात जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3/2 घात एलसीएम लेके, तो हम लोग को आएगा यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे घाते कितना, 3/2 घात। इतना हो गया, आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब इस चित्र को हम लोग मिटा देते हैं। देखिएगा तो अब हम लोग को आएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू 2l बटे में यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर 1/2 घात। देखिए यल स्क्वायर को छोड़ने पर, क्योंकि ये ऊपर छड़ी है, देखिए यल बड़ा है और यल स्क्वायर बड़ा है, और यल बड़ा है, यल स्क्वायर का होगा छोटा होगा, क्योंकि ये अल्पांश है, और जो चीज़ छोटा है उसका जितने वर्ग करेंगे वो उतने छूटता चला जाएगा, अर्थात आर स्क्वायर अधिक होगा, यानी बहुत ही अधिक होगा, और यल स्क्वायर कम होगा। अतः यल स्क्वायर को छोड़ने पर या नगण्य है, तो देखिएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू 2l बटे में, इसको छोड़ देंगे तो आर स्क्वायर बचेगा हमारा,
घाते 1/में, अरे घाते कितना था, 3/2 था ना, हाँ 3/2 घाते, तो 3/2 घात हो गया, तो दिखाई दे रहा है, ठीक 3/2। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी, इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, पी। अरे देखिए इसका करेंगे ना तो ये घात से घात कट जाएगा, तो हमारा कितना बचा, r पे 3 घात, ठीक। तो ये हमारा सूत्र आ गया। देखिए कैसे हुआ है, तो ये यहाँ पे दिखाएंगे आप लोग, चूँकि क्या होता है, P बराबर Q गुणे 2L होता है, Q इंटू 2L, तो इसके स्थान पर क्या रख दें, P। ये कैसे कट गया, तो गुणा करेंगे ना, तो देखिए r² है, और गुणा करेंगे तो 3/2, तो 2 से 2 कट गया, तो आ तो क्या होगा 3 घात। तो है समझ में, तो आप लोग ये लिख सकते हैं बस। तो ये आप लोग का क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक ना। अब जो बताएं उसको एक बार अच्छे से फिर से देख लीजिएगा वीडियो को पीछे करके, और आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ठीक ना। ये कैसा है, तो इसके बराबर P होता है, इसलिए यहाँ पे P रख दें। ये 2 से 2 कट गया है, तो 3 इस पर घात हो गया, ठीक ना। ये घात के रूप में है, याद रखिएगा। तो बस